हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज फ्रिक्शन के अंदर जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। जो आज हम पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे, उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ एक दो क्वेश्चन अलग से भी है उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ एंगल ऑफ रिपोज इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी सवाल एंगल ऑफ रिपोज के रिगार्डिंग, कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल ऑफ रिपोज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा आर से। ठीक है, थीटा आर का मतलब एंगल ऑफ रिपोज ये होता है मेरे पास। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन बना लेता हूँ उस तरीके से, तो समझ आ जाएगा आपको यहीं पे। जैसे मेरे पास एंगल है थीटा और एम मास को कोई ब्लॉक रखा है इधर। तो देखो अगर मैं इसका कंपोनेंट करूंगा तो नॉर्मल किधर आएगा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी किधर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा ऊपर। और यहाँ पे क्या आएगा एम जी कॉस थीटा, और नीचे आएगा मेरे पास एम जी साइन थीटा, ये होगा। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ये वैल्यू किसकी होगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी यहाँ पे। ठीक है, म्यू एस इंटू एन। तो देखो जरा, तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो मेरे पास होगा म्यू एस इंटू एन, इसी को क्या बोलूँगा एफ मैक्स, यही होगा मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन। तो एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलेंगे कि जब ये ब्लॉक उस मैक्सिमम कंडीशन पे होगा जिसके बाद जिस एंगल पे ये नीचे मूव करना स्टार्ट कर दें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करो एंगल थोड़ा सा कम है और ब्लॉक रखा है यहाँ पे, तो क्या ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, नहीं स्लाइड करेगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है, छोटा है। जैसे जैसे इस एंगल को मैं बढ़ाता जाऊँगा तो एक कंडीशन एम मास की वो आएगी कि जिसके बाद अगर हल्का सा भी एंगल बढ़ाएंगे तो ब्लॉक नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। भाई अगर एंगल कम है और एम मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा है तो ब्लॉक रेस्ट करेगा, मूव नहीं करेगा। इसके बाद अगर मैं इस एंगल को बढ़ाता जाता हूँ, यानी इस इंक्लाइन प्लेन को अगर बढ़ाता जाता हूँ, तो बढ़ाने पे क्या होगा कि इस ब्लॉक के नीचे जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि एंगल आप बढ़ाते जा रहे हो। और एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे ये ब्लॉक होगा नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझ आ गई इतनी बात। अच्छा, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे नीचे लगने वाला फोर्स क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, साइन जैसे थीटा इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 0 होता है 0। और थीटा अगर 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं थीटा को बढ़ाता हूँ, सपोज करो थीटा इनिशियली कितना था, 0 के आसपास था, फिर हो गया 45, फिर हो गया 60, फिर हो गया 90। तो जो साइन की वैल्यू है बढ़ती जाती है। और ये अब आप देख भी सकते हो कि ब्लॉक के नीचे आने की जो रीज़न है वो यही है कि जैसे जैसे एंगल आप बढ़ाओगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें साइन की वैल्यू बढ़ेगी। साइन की वैल्यू बढ़ेगी तो नीचे वाला फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा एंगल बढ़ाने पे ये फोर्स बड़ी हो जाएगी और ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, ये बात हो गई। अब अगर मैं इस पीछे वाले ब्लॉक की बात करता हूँ, है ना, पीछे में अगर आप रखोगे तो क्या रखोगे यहाँ पे म्यू एस, और एन की वैल्यू कितनी होगी, एम जी कॉस थीटा। ये रखोगे हमें, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू एस और ये होगा एम जी कॉस थीटा। अब आप देखो जैसे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 किस एंगल पे, अगर थीटा मेरे पास है 0। अगर थीटा में 90 कर देता हूँ तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 90 मेरे पास हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर आप एंगल को बढ़ा रहे हो तो कॉस में वैल्यू कम होगी, कॉस में वैल्यू कम होगी। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे अगर एंगल कम है तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम, तो उसका मतलब मैक्सिमम होगा तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये फोर्स ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर एंगल कम होगा तो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसको क्या करेगा, ये फोर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे कॉस वाले टर्म की वैल्यू कम होती जाएगी और साइन वाले टर्म की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो नीचे वाला फोर्स बढ़ेगा, साइन की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये ब्लॉक नीचे जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ आ गई कि एंगल को अगर बढ़ाएंगे तो ये फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है एंगल बढ़ाने पे, और ये फोर्स कम होता जाएगा क्योंकि कॉस की वैल्यू कम होती है एंगल बढ़ाने पे। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। इसीलिए एक टाइम आएगा कि जब ये जो ब्लॉक होगा नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब एंगल ऑफ रिपोज की कहानी यहाँ पे ये होती है कि वो मैक्सिमम एंगल सपोज करो जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा, ये मेरे पास क्या है, थीटा मैक्सिमम, क्या है, थीटा मैक्सिमम।
ये वो मैक्सिमम एंगल जिसके ऊपर ये जो ब्लॉक है वो स्टैटिक कंडीशन पे रहेगा, यानी इस एंगल के बाद अगर आपने थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाया, इस एंगल के बाद अगर थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाया तो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो एंगल की मैक्सिमम वैल्यू जिस पे ब्लॉक रेस्ट की मैक्सिमम कंडीशन पे रहे, उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। समझ आ गई हो इतनी बात? एंगल की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके ऊपर ब्लॉक अपनी रेस्ट की मैक्सिमम कंडीशन पे रहे, यानी इसके बाद थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाओगे तो ब्लॉक नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो एंगल की उस मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। यानी मैं यहां पे बोल सकता हूं एंगल ऑफ रिपोज क्या है? मैक्सिमम एंगल एट विच block will be at maximum condition of rest is called angle of repose. तो मैक्सिमम एंगल एट विच ब्लॉक विल बी एट मैक्सिमम कंडीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज इसको क्या बोलेंगे? थीटा। यानी मैक्सिमम एंगल जो होगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। ठीक है, नोट कर लो। चलिए तो लिख लिया होगा आपने। तो मैक्सिमम एंगल एट विच ब्लॉक एट मैक्सिमम कंडीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। यानी ब्लॉक जिस मैक्सिमम कंडीशन पे रेस्ट पे रहेगा उस टाइम पे जो एंगल बनेगा उसी एंगल को बोलूंगा एंगल ऑफ रिपोज। ये तो बात समझ आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या होती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मिटा देता हूँ देखो। तो इसके अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर एंगल ऑफ रिपोज की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो एंगल ऑफ रिपोज अभी हमने देखा कि मैक्सिमम कंडीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो उस केस में अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ, जैसे अभी मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया था, ये मेरे पास क्या होगा? थीटा आर है ना। और अगर एम मास का ब्लॉक यहाँ पर है, नीचे क्या लगेगा? एम जी साइन थीटा, यहाँ पे लगेगा एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे लगेगा नॉर्मल फोर्स एन, और पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? ये तो हो गया नॉर्मल। पीछे जो होगा वो होगा म्यू एस इंटू एम, यानी इसको क्या बोलूँगा? म्यू एस और क्या बोलेंगे? एम जी कॉस थीटा। ये कहानी होगी एम जी कॉस थीटा। तो अब ये मैंने यहाँ पे म्यू एस एन क्यों लिया? ये म्यू एस एन मैंने इसलिए लिया क्योंकि जिस कंडीशन पे ब्लॉक यहाँ पे होगा कि वो मैक्सिमम कंडीशन इसके ऊपर ब्लॉक नीचे की तरफ मूव ना करे, यानी रेस्ट की मैक्सिमम कंडीशन पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है? वर्क करता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जहाँ पे ब्लॉक वर्ज ऑफ द मोशन होगा, वर्ज ऑफ द मोशन मतलब जहाँ पे रेस्ट मोशन करने वाला है, करा नहीं है, रेस्ट की मैक्सिमम कंडीशन पे, तो ये वाला फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, यानी एम जी साइन थीटा। इधर मैं लिख देता हूँ। इस कंडीशन में कहानी क्या मिलेगी? एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा, ये होगा। और इसके बाद जो कहानी होगी, इसके बाद कहानी ये होगी, ये जो थीटा है ये होगा आर, और थीटा हो ये होगा आर। यानी इस कंडीशन पे जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ से एम जी से एम जी कैंसिल, तो म्यू एस की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यहाँ से? तो यहाँ से म्यू एस मेरे पास जो आएगा वो आएगा साइन थीटा आर डिवाइड बाय कॉस थीटा आर। यानी यहाँ से जो म्यू एस आएगा वो किसके बराबर होगा? टेन थीटा आर की। यानी टेन थीटा आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? टेन इनवर्स म्यू इंटू एस। यहाँ से थीटा आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? टेन इनवर्स म्यू इंटू एस। तो ये मेरे पास होगा एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ये हम समझ गए, और इसकी वैल्यू क्या होती है? टेन इनवर्स म्यू इंटू एस। ये भी बात हमें समझ आ गई। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे सरफेस मेरे पास कैसी है? रफ सरफेस है, तो म्यू एस मेरे पास क्या है? स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू एस मेरे पास क्या है? स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से मैं तीन तरह का कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। पहला कंक्लूजन क्या है कि अगर थीटा बड़ा हो किससे? अगर थीटा, पहले लेस देन की बात कर लेते हैं, अगर थीटा लेस देन किससे हो? थीटा आर से। तो इस केस में क्या होगा? नो स्लाइडिंग विल बी क्रिएट, नो स्लाइडिंग विल बी क्रिएट।
यानी अगर मेरा एंगल ऑफ रिपोज से कम है, सपोज करो एंगल ऑफ रिपोज किसी ब्लॉक के लिए 50 डिग्री, कितना है 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री पे क्या होगा कि ब्लॉक की मैक्सिमम कंडीशन होगी रेस्ट की, और आपका एंगल उससे कम है, आपका एंगल उससे कम है तो आपका एंगल कितना होगा 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिपोज 50, आपका एंगल है 30, तो उस केस में क्या होगा ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज से कम रखा है आपने एंगल को, यानी ब्लॉक कैसा रहेगा रेस्ट की कंडीशन पर रहेगा, तो कोई भी स्लाइडिंग वहां पे क्रिएट नहीं होगी। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, ब्लॉक या कोई भी ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट, ये कहानी होगी इस कंडीशन में। और अगर ऐसा होगा तो जो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो अप्लाइड फोर्स होगा उसकी वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो जब तक वर्ड ऑफ मोशन की कंडीशन नहीं आती, यानी जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट की मैक्सिमम कंडीशन में नहीं पहुंचा तब तक अप्लाइड फोर्स की वैल्यू किसके बराबर मानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर मानते हैं, किसके बराबर मानेंगे, देखो ये मेरे पास होगा mg sin कितना होगा f इक्वल टू mg sin थीटा, यानी रेस्ट की जो कंडीशन होगी उस केस में हम इसको यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा, ये मेरे पास है अप्लाइड फोर्स, क्या है मेरे पास अप्लाइड फोर्स, इसी को अप्लाइड फोर्स मान सकते हैं क्योंकि mg sin थीटा यही फोर्स ले रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स से पीछे की तरफ, तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है, यानी इस कंडीशन में जब ब्लॉक रेस्ट करेगा, कोई भी स्लाइडिंग वहां पे नहीं हुई, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है किसके बराबर मान सकते हैं, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर मान सकते हैं, अप्लाइड फोर्स के बराबर मान सकते हैं। अप्लाइड फोर्स का मतलब कि ये जो मेरे पास होगी वैल्यू mg sin थीटा, इसके बराबर इसको क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। क्यों करेंगे कंसिडर, क्योंकि ब्लॉक इस पे रेस्ट की कंडीशन पे, और रेस्ट की कंडीशन में हमने देखा कि जब एंगल ऑफ रिपोज से एंगल कम रहेगा तो उस केस में जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, कब तक, जब तक वो ब्लॉक जो है अपनी रेस्ट की मैक्सिमम कंडीशन पे ना पहुंच जाए। ठीक है, ये कहानी होगी, ये बात समझ आ गई होगी आपको, एंगल कितना होगा म्यू टू एस, तो ये नोट पड़ा, इसके बाद फिर मैं क्या बताता हूँ। अच्छा, ये पहली कंडीशन मैंने लिखी, अगर एंगल मेरा एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा, यहाँ पे देखो इसको मिटा देता हूँ से, दूसरी कहानी देखते हैं अंदर क्या होगा। अगर मेरा जो एंगल है बी वाले केस में, अगर जो मेरा एंगल है थीटा, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाए, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक जस्ट अबाउट ऑब्जेक्ट, या फिर ब्लॉक लिख सकते हैं ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइडिंग कंडीशन, यानी इस पॉइंट पर जो ब्लॉक है जस्ट चलने वाला है, तो इसी कंडीशन का एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं कि अभी मोशन में नहीं आया रेस्ट की मैक्सिमम कंडीशन पे, तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू एस इनटू एन के बराबर होती है, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ म्यू एस, और एन को क्या लिख सकते हैं mg cos थीटा। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द कंडीशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो ये जो कंडीशन होती है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब लगाएंगे, अगर मेरा एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा, ठीक है। और अगर मेरा एंगल बड़ा हो जाए इससे, थीटा से एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, मूव करेगा तो ब्लॉक विल बी इन मोशन और स्लाइडिंग कंडीशन। तो अगर एंगल रिपोज से ज्यादा हो जाए तो उस केस में जो ब्लॉक होगा मोशन में आ जाएगा, यानी स्लाइडिंग वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। और अगर स्लाइडिंग वहां पे स्टार्ट होगी तब वहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नहीं होगा, उस केस में मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा काइनेटिक। तो वहां पे मैं लिख सकता हूँ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो मिलेगा काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू के इनटू एन, ये आएगा म्यू के, और एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg cos थीटा। ये मेरे पास होगा, तो म्यू के कितना हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू के इनटू एन, म्यू के एन की वैल्यू mg cos थीटा। तो ये तीन कंडीशन आपको यहाँ से मिलेगी, अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, और एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। तो ये तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और कंडीशन यहाँ पे पूछता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी बिफोर एंगल ऑफ रिपोज और आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज, तो उसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो नोट कर लो। उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज से पहले और एंगल ऑफ रिपोज के बाद क्या कहानी है, ये लिख लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए ये लिख लिया हो सबने, ये बता देता हूँ फिर से। तो देखो क्या कहानी होगी यहाँ पे,
एंगल ऑफ रिपोज। तो ये तो एंगल्स के बारे में हो गया। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप होगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मेरे पास, जैसे ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया था, ये एंगल था मेरे पास थीटा, ये मेरे पास था मास एम। मास एम तो यहाँ पे लग रहा था एम जी साइन थीटा, यहाँ पे था एम जी कॉस थीटा। ये ऊपर था मेरे पास नॉर्मल, और यहाँ पर जो मेरे पास था वो था म्यू एस, और यहाँ पे था एम जी कॉस थीटा। इसको मैं क्या बोलता था, एफ मैक्स। इसको मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कहानी थी। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ बिफोर एंगल ऑफ रिपोज, बिफोर एंगल ऑफ रिपोज, क्या देखना चाहता हूँ बिफोर एंगल ऑफ रिपोज? बिफोर एंगल ऑफ रिपोज मैं कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू देखना चाहता हूँ कितनी होगी। तो अब आप एक बार बताओ, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे बिफोर एंगल ऑफ रिपोज, बिफोर एंगल ऑफ रिपोज का मतलब कि ब्लॉक अभी रेस्ट की कंडीशन पे मोशन में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लगेगा एम जी कॉस थीटा लगेगा इधर, और इधर क्या लगेगा, ये लगेगा एम जी साइन थीटा। ये कहानी होगी। और जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा कहाँ जाएगा, ये कहानी होगी इस केस में, ठीक है। ऐसा मान लो, नहीं तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको प्रॉपर्टी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये देखो एम जी कॉस थीटा लगेगा इधर, ठीक है, ये हो गया। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, कुछ इधर मान सकते हैं, ये होगा फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो जब तक ब्लॉक मोशन की कंडीशन पे नहीं पहुंचता है, या वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ मोशन का मतलब कि रेस्ट की मैक्सिमम कंडीशन पे नहीं पहुंचता है, तब तक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा। और जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा कहीं यहाँ पे लाई करेगा इस तरीके से, ये बना सकते हैं। यहाँ से जो कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू होगी वो रिजल्टेंट होगा किसका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये एफ क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे इसके बराबर आएगी। देखो आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो एम जी कॉस थीटा इसका लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर, और प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे होगी, यहाँ पे किस अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, तो यानी एम जी साइन थीटा का स्क्वायर। ये लिखेंगे एम जी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एम जी साइन थीटा स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एम जी स्क्वायर तो रखेंगे अलग, और ये कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू तो होगी, यानी यहाँ से एफ सी कितना आएगा, रूट एम जी का होल स्क्वायर, यानी वैल्यू कितनी आएगी एम जी। तो यहाँ से जो कॉन्टैक्ट फोर्स मुझे मिला किसके बराबर मिला, एम जी के बराबर। अगर कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी के बराबर मिला है तो ये वैल्यू तो कॉन्स्टेंट होगी। वैल्यू कैसी होगी, कॉन्स्टेंट। यानी बिफोर एंगल ऑफ रिपोज जो कॉन्टैक्ट फोर्स मेरे पास होता है उसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती है, कॉन्स्टेंट मिलती है बिफोर एंगल ऑफ रिपोज। ये कहानी होगी, ठीक है। एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, और ये कहानी होगी, तो ये आ जाएगा एम जी, ठीक है। इसको आप नोट करो। फिर इसके बाद देखते हैं कि आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज क्या मुझे देखने को मिलेगा। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ये बता देता हूँ वैसे इसी के अंदर बता देता हूँ कि आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज क्या कहानी होगी। डायग्राम एक ही बनाओ, एक ही डायग्राम से काम हो जाएगा। चलिए ये मैं बता देता हूँ जैसे अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट एंगल कितना होगा आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज, तो यहाँ पे बी पार्ट करके मैं लिख सकता हूँ आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज। आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज क्या कहानी होगी देखते हैं। तो आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज ये होगा कि जो ब्लॉक है वो रेस्ट की मैक्सिमम कंडीशन पे पहुंचेगा। रेस्ट की मैक्सिमम कंडीशन का मतलब कि मोशन में आया नहीं है, जस्ट हवा को स्लाइडिंग यानी मोशन में आने वाला है। तो उस केस में जो नॉर्मल होगा तो इधर ही लगेगा एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर। लेकिन इस केस में जो एफ की वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम कितनी, म्यू एस एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे कहीं जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ऐसे कुछ कहानी होगी। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा मेरे पास वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ये होगा एम जी कॉस थीटा इसका स्क्वायर, प्लस ये होगा म्यू एस एम जी, ये होगा एम जी कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर। आई होप ये बात समझ आई होगी आपको। कॉन्टैक्ट फोर्स होगा एम जी कॉस थीटा जो नॉर्मल होगा इसका स्क्वायर, प्लस जो मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का म्यू एस एम जी कॉस थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से जो एफ सी की वैल्यू आएगी तो देखो कॉस थीटा तो एम जी कॉस थीटा तो यहाँ से बाहर ही आ जाएगा कॉमन, एम जी कॉस थीटा रूट से वैल्यू बाहर आएगी, तो ये कितना बचेगा यहाँ से 1, प्लस ये बचेगा म्यू एस स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी होगी,
ये वैल्यू होगी कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू? कॉन्टैक्ट फोर्स। कब? जब एंगल मेरे पास आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज, यानी रिपोज से ज़्यादा अगर एंगल हो जाए, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, तो उस केस में कहानी क्या मिलेगी? mg cos थीटा 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। अब अगर एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है। अगर थीटा कम होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इनिशियली जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट, और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर दिस एफ सी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। एफ सी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एंगल ऑफ रिपोज विच डिफाइन द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स अगर कांस्टेंट है तो इसमें इनिशियली क्या रहेगा? एफ सी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि हमने यहाँ से देखा कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स मेरे पास है वो mg के बराबर है, और एंगल ऑफ रिपोज के बाद जो कंडीशन मेरे पास है कॉन्टैक्ट फोर्स की, वही mg cos थीटा × 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यानी यहाँ पे अगर cos थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ाने पे कम होती जाती है तो उसका मतलब जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो भी डिक्रीज होता जाएगा। तो इनिशियली कांस्टेंट, उसके बाद डिक्रीज। ये कॉन्सेप्ट होता है रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट फोर्स विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो ये आप नोट कर लो, फिर इसके बेस पे 2-3 सवाल देखते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया सारा किससे रिलेटेड था? एंगल ऑफ रिपोज। इसके अलावा एंगल ऑफ रिपोज में कुछ भी बचता नहीं है, तो ये आप नोट करो। उसके बाद सवाल देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एंगल ऑफ रिपोज के बेस पे आपसे पूछे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ इधर से। देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं आप, देखते हैं। फ्रिक्शन के कुछ और क्वेश्चन भी बचे हैं, वो तो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे रहेगा नहीं। अच्छा, आपसे बोला है कि जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पे, ये एंगल है थीटा, एम मास का ब्लॉक रखा है, ठीक है, और एक एफ फोर्स यहाँ पे लग रहा है इधर इस तरीके से। सवाल आपसे पूछा कि फाइंड रेंज ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक remain in rest condition। ब्लॉक रिमेन इन रेस्ट कंडीशन, यानी अप्लाइड फोर्स कितना, इसकी अप्लाइड फोर्स की रेंज बतानी है, उतनी रेंज मिनिमम और मैक्सिमम जिसके लिए जो ब्लॉक मेरे पास है, मास का जो ब्लॉक है वो रेस्ट की कंडीशन में रहे, कहीं भी मूव ना करे। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो अगर मैं इंक्लाइन प्लेन की बात करता हूँ नीचे, ठीक है, थीटा यहाँ पे होगा, एम मास का ब्लॉक होगा इधर, ये कहानी होगी। तो अगर जैसे कोई यहाँ से पर्सन इसको खींचेगा, कोई पर्सन कितना फोर्स लगा खींचेगा इसको? एफ फोर्स लगा, ऐसा मान सकते हैं। ये एफ फोर्स लगा के अगर इसको खींचेगा इधर, तो इसका पर्पस क्या है? देखो मिनिमम कंडीशन की कहानी ये होगी कि ये इसको खींचना चाहेगा ऊपर, इधर खींचना चाहेगा ऊपर की तरफ, और सरफेस कैसी है? रफ सरफेस है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में प्रेजेंट होगा। तो अगर इसको ऊपर की तरफ खींचना चाहेगा तो एक तो mg sin थीटा लगेगा नीचे, ये तो लग ही रहा है, ये इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी ये ब्लॉक है वो नीचे मूव करना चाहता है, ये बस इसने रोक के रखा है किसी तरीके से। तो थोड़ा सा भी अगर ये यहाँ पे छोड़ देगा, स्टॉक को थोड़ा सा छोड़ देगा, तो ब्लॉक किधर मूव कर जाएगा? नीचे। तो जाना किधर चाहता है? mg sin थीटा नीचे। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? म्यू एस mg cos थीटा। ये होगी कहानी कि ये मिनिमम कंडीशन की बात कर रहा हूँ। खींचने को तो पूरा खींच सकता है ये, बट मिनिमम कंडीशन, फोर्स की मिनिमम कंडीशन पे ब्लॉक किधर भागना चाहेगा? नीचे। बस इसने जस्ट इसको पकड़ के रखा है मिनिमम कंडीशन के लिए कि थोड़ा सा भी अगर इसने छोड़ा तो ब्लॉक किधर मूव करेगा? नीचे। तो जाना किधर चाहता है? नीचे की तरफ, क्योंकि अप्लाइड फोर्स है। नीचे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन, इसके बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं बैलेंस करके लिखना चाहूँ, और कंडीशन किसकी है? कंडीशन है मेरे पास रेस्ट की, तो नेट फोर्स 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास फोर्स होगा वो कितना होगा? एफ प्लस म्यू एस mg cos थीटा, ये बराबर होंगे दोनों इक्वल टू mg sin थीटा। और ये जो फोर्स की वैल्यू होगी यही मेरे पास मिनिमम फोर्स की वैल्यू होगी कि मिनिमम कितना तो चाहिए ही इस ब्लॉक को रेस्ट की कंडीशन पे रखने के लिए। तो एफ मिनिमम यहाँ से कितना आएगा? ये आएगा, इसको इधर लेके जाएंगे mg sin थीटा माइनस म्यू एस mg cos थीटा। ये मेरे पास क्या है? ये है मिनिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स की कहानी क्या होगी? देखो मैक्सिमम फोर्स की कहानी होगी ये कि जैसे ब्लॉक है मेरे पास, ये एंगल होगा थीटा, ये एम मास का ब्लॉक होगा, तो ये तो इसको एफ फोर्स लगा के क्या करेगा? इसको खींच देगा ऊपर, एफ फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ क्या करा देगा? मूव करा देगा। तो mg sin थीटा भी किधर लगेगा? नीचे। ये तो मैक्सिमम कंडीशन होगी, और कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी किधर लगेगा? म्यू एस mg cos थीटा। तो mg sin थीटा तो नीचे लगेगा, और ऊपर लेके जाना चाहेगा ये मैक्सिमम फोर्स के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? नीचे की तरफ, म्यू एस mg cos थीटा। तो यहाँ से जो एफ की जो वैल्यू आएगी ये होगा एफ मैक्स, ये फोर्स इधर है, और दोनों के फोर्स के सम के बराबर होगा, यानी mg sin थीटा प्लस म्यू एस mg cos थीटा। ये होगी मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी, इधर मैं लिख देता हूँ, जो इन दोनों की जो लिमिट आएगी, ये रेंज जो आएगी
रेंज क्या होगी, एफ मिनिमम से लेके एफ मैक्सिमम। एफ मिनिमम कितना है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस ये होगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा, इसके बराबर ये होगा एफ, और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, ये होगा एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, दिस इज द रेंज ऑफ अप्लाइड फोर्स जिससे कि ब्लॉक किस कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में। ये मेरे पास क्या है एफ मिनिमम, और ये वाली कहानी मेरे पास किसके बराबर है, ये मेरे पास है एफ मैक्सिमम। एफ मिनिमम पूछे या एफ मैक्सिमम पूछे, दोनों कंडीशन लगा के आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये मिनिमम कंडीशन और ये मेरे पास मैक्सिमम कंडीशन फॉर दिस ब्लॉक, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो रेंज अगर पूछेगा तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ये लिख लो फिर चलते हैं। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से चलते हैं, करते हैं इसको। चलिए, तो जैसे सवाल आपको दे दो, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि जैसे कोई एम मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा है, एम मास का ब्लॉक, ये सरफेस है मेरे पास इस तरीके से, ये एम मास का ब्लॉक है, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, एफ ऊपर, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एफ फॉर ब्लॉक जस्ट स्टार्ट द मोशन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो करने का, फिर देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ एफ, एफ मतलब स्पेशल लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स, फाइंड वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स एफ सो दैट ब्लॉक जस्ट स्टार्ट द मोशन। ये सवाल मुझे दिया है, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्या होगा आपने ट्राई, तो देखो कैसे निकालेंगे मिनिमम फोर्स जिससे कि ब्लॉक स्टार्ट द मोशन, जस्ट स्टार्ट द मोशन, मोशन में भी नहीं आया, मैक्सिमम कंडीशन की बात कर रहा है, रेस्ट वाली कंडीशन की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, इस पर ब्लॉक रेस्ट पे रहता है, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे पूछ रहा है कि वो जाने के लिए कितना मिनिमम फोर्स यहाँ पे चाहिए। तो उसको करने के लिए पहले इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। अगर मैं एम मास इधर बनाता हूँ इस तरीके से, तो कंपोनेंट अगर ब्रेक करेंगे तो थीटा वाला कॉस में ब्रेक होगा इधर, ये कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ऊपर किसमें ब्रेक होगा एफ साइन, ये होगा नीचे एफ करेगा यहाँ पे एम जी, और नॉर्मल कितना लगेगा ऊपर की तरफ, ये कहानी होगी। और ब्लॉक किसमें रेस्ट है, एफ कॉस थीटा इधर लेगा तो पीछे क्या लेगा फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस इनटू एन, ये कहानी होगी। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखूंगा, एन प्लस एफ साइन थीटा, वर्टिकल के केस में एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा के बराबर आएगी। नॉर्मल किसके बराबर आएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में बराबर करना चाहूँ क्योंकि रेस्ट पे, तो क्या लिखूंगा, एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, ये यानी एफ कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू, और एन की जगह म्यू एस को सिंपल म्यू मान लेता हूँ मैं, ये होगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो देखो यहाँ से मैंने नॉर्मल की वैल्यू निकाली, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन थी इसमें नॉर्मल की वैल्यू मैंने रखी, तो मुझे कितना मिला, ये मिला। एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा और डिवाइड बाय ये मेरे पास होगा कॉस थीटा। एक काम करते हैं, म्यू को अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, म्यू को अंदर क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, ये वैल्यू मेरे पास आएगी एफ की, ठीक है। एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, तो यहाँ से एफ कितना आएगा, इसको ऐसे कर लो, अच्छा एफ को ऐसे निकाल लो, पूरा एफ को एक साथ ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी एफ है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरा अच्छे से। एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी, और म्यू के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं म्यू एफ साइन थीटा, ठीक है। अब एफ को इधर लेके चले जाते हैं, तो एफ कॉस थीटा और प्लस म्यू एफ साइन थीटा ऐसे कर लेते हैं, और ये मेरे पास हो जाएगा म्यू एम जी। तो डायरेक्टली यहाँ से एफ की वैल्यू आएगी, एफ कॉमन ले लेंगे यहाँ से, एफ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा म्यू एम जी डिवाइड बाय ये होगा यहाँ से कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये वैल्यू मुझे मिलेगी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये मेरे पास होगा एफ, ठीक है। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इतनी कहानी मेरे पास आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस फोर्स को मिनिमम करना चाहता हूँ। तो जब भी किसी भी क्वांटिटी का मिनिमम या मैक्सिमम करना चाहते हो तो उस केस में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा, थीटा यहाँ पे वेरिएबल है तो
तो एफ को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में, और इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। ये हमने मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा मैथमेटिक्स के अंदर। तो अगर किसी वैल्यू को मैक्सिमम मिनिमम करना है तो उस केस में इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो ये मैं हटा देता हूँ, उसके बाद फिर इधर करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या वैल्यू मुझे यहाँ से मिली। तो फॉर मिनिमम कंडीशन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस अप्लाइड फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो डी एफ बाई वी थीटा होगा उसको किसके बराबर रखूंगा, 0। किस कंडीशन के लिए, फॉर मिनिमम फोर्स, फॉर मिनिमम। तो अगर मैं इसको डी एफ बाई डी थीटा करता हूँ तो देखो क्या होगी कंडीशन, नीचे वाले का पहले स्क्वायर करेंगे, ये हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में। इस क्वांटिटी को क्या करेंगे, स्क्वायर, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। नीचे वाली क्वांटिटी का करते हैं स्क्वायर, क्या नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर, फिर इस वाली क्वांटिटी को ऊपर लिख लेते हैं ऐसे कि cos थीटा प्लस म्यू sin लिखा। फिर ऊपर जो क्वांटिटी होगी उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो म्यू एम जी है, और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे वो तो क्वांटिटी यहाँ पे नहीं, तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। फिर लगाएंगे यहाँ पे माइनस, माइनस लगा के जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसको दोबारा नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे एज इट इज। तो ये आ जाएगा म्यू एम जी, इसका कर चुके हैं पहले वाली टर्म में, ये लिखेंगे एज इट इज। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरी वाली टर्म का। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, स्क्वायर का नहीं करना है, जो नीचे सिंपल है सीधा करना है। तो cos थीटा का कितना होगा, माइनस sin थीटा ये होता है, और प्लस म्यू, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन ये होता है cos थीटा, और इक्वल टू किसके रखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू रखेंगे 0 के बराबर। ये मैंने क्या किया डिफरेंशिएशन। तो ये क्वांटिटी भी 0, ये भी 0, यहाँ से कितना बचेगा, ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ओवरऑल जो बचेगा वो बचेगा ये माइनस sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, म्यू cos थीटा के बराबर आएगी। यानी यहाँ से जो tan थीटा होगा किसके बराबर होगा, वो म्यू के बराबर आएगा। यानी tan थीटा किसके बराबर आया, फिर म्यू के बराबर आया। इसको एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये मैं ट्रायंगल यहाँ पे बना सकता हूँ। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, तो म्यू बाय 1 मान सकते हैं। तो ये हो गया म्यू, ये हो गया 1, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना आएगा, ये आएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी इसकी। भाई अगर ये नहीं ये म्यू है तो हाइपोटेनस कितना आएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब अगर हाइपोटेनस मुझे यहाँ पे मिल गया है तो tan थीटा का वैल्यू मुझे मिल गई मिनिमम कंडीशन के लिए, कितना है, म्यू के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं, क्योंकि मुझे वैल्यू इसमें रखनी है, इस फोर्स में, तभी तो मिनिमम मिलेगा, इस एंगल को यहाँ पे रखेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा मेरे पास होगा 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। sin थीटा यहाँ से कितना होगा, sin थीटा होगा यहाँ पे म्यू बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये दो वैल्यू मुझे मिलेंगी, इन दोनों वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे तो फोर्स मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप, फिर इसके बाद करते हैं। चलिए हटा देता हूँ, ये वैल्यू इसके अंदर रख के देखते हैं कि क्या वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी। देखो जाए, तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, ये होगा एफ इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइड बाय cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस म्यू बाय sin थीटा होगा तो एक म्यू यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर हो जाएगा, म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये होगा। तो एफ की वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखो अगर नीचे एलसीएम आप लोगे अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर है ना, तो वैल्यू कितनी जाएगी ऊपर, ये जाएगा म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आएगा। कितना बचेगा यहाँ से, म्यू एम जी एलसीएम लेंगे 1 प्लस म्यू स्क्वायर कितना आएगा, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये बनेगा। तो एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस, तो एक अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो जैसे ये इसको ऐसे लिख लो। तो नीचे वाली जो क्वांटिटी है इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो ये टर्म बचेगी, तो इससे टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से जो फोर्स की जो वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी, ये मैं बता देता हूँ आपसे। देखो फोर्स जो मेरे पास बचेगा मिनिमम, जो मुझे निकालना था एफ मिनिमम, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये आएगी म्यू एम जी डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये वैल्यू होगी मिनिमम फोर्स की। और ये मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा। यही मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, अगर ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखा है तो कितना की म्यू एम जी डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो उसको आप याद रखें। ठीक है, फिर चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, तो मिनिमम फोर्स पूछेगा तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो आप। चलिए ये लिख लिया हुआ आपने, मिनिमम फोर्स मुझे मिल गया म्यू एम जी बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये हटा देता हूँ।
देखते हैं और कैसे सवाल आपसे पूछेगा रिलेटेड टू फ्रिक्शन। अभी ब्लॉक ऑन ब्लॉक की बात मैंने नहीं की, सिंगल ब्लॉक के बेस पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक ऑन द ब्लॉक की बात करेंगे। चलिए, तो आपको क्या दिया है सवाल में, तो ये आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया है। ये मेरे पास एक वॉल है, एक वॉल बनी है, उसके साथ एक ब्लॉक इधर अटैच है इस तरीके से, और एक फोर्स लगा है यहाँ पे 40 न्यूटन, वेट है 3 किलोग्राम, यहाँ पे फोर्स लगा है 100 न्यूटन। जो फोर्स लगा है कितना लगा, 100 न्यूटन, और इस वॉल के साथ जो न्यू की वैल्यू है वो कितनी है, 0.5। कितनी वैल्यू है, 0.5। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और क्या बताना है, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये दो वैल्यू आपको बतानी है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये दो चीजें आपको बतानी है। तो कंडीशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0.5। एक फोर्स लगा है इंटरनल, कितना, 40 न्यूटन, 3 kg का ब्लॉक है, और 100 न्यूटन का फोर्स वॉल की तरफ से अटैच करके रखा है। ठीक है, तो बताओ कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इस सवाल को। ये ट्राई को आप कर देना, फिर देखते हैं कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए, ट्राई किया होगा आपने। मैं फ्री बॉडी डायग्राम को इसी के अंदर बना के आपको बता देता हूँ। अच्छा, अलग से बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बना देता हूँ। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे तो उसको कैसा बनेगा, सिंपल है। तो देखो, सिंपल आप यहाँ से ही बोल सकते हो कि जो mj लगेगा वो तो होगा नीचे, mj किधर होगा, नीचे की तरफ। तो अगर यहाँ से आपसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछेगा तो अच्छा, नॉर्मल यहाँ पे कितना होगा, 100 न्यूटन ब्लॉक इधर लगाएगा, इसको फिक्स करके रखेगा, तो वॉल भी इसके ऊपर प्लेट के फोर्स लगाएगा, उसी को नॉर्मल बोलेंगे। और नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पर 100 न्यूटन के बराबर होगी। नॉर्मल कितना होगा, यहाँ पे 100 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछेगा, अगर मैं एफ मैक्स की बात करता हूँ, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो वो कितना होगा, म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है। तो एफ मैक्स यहाँ से कितना आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस मुझे दिया है 0.5, नॉर्मल कितना होगा 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल। तो एफ मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 न्यूटन। ये आएगा मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब एक्ट किधर करेगा, देखो mg लगेगा नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करना चाहिए, ऊपर की तरफ। आपको ऐसा लगेगा कि mg अगर नीचे लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए, ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फोर्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी की हेल्प से फिर हम फ्रिक्शन को, एक्सेलरेशन को भी देखेंगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, देखो जरा ध्यान से। तो अगर ये 40 न्यूटन, क्रॉस का मतलब ये होता है कि फोर्स हम इंटरनल लगा रहे हैं, क्रॉस का मतलब क्या होगा, इंटरनल। और अगर इस तरीके से बना होता है डॉट, इसका मतलब क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन की बात होती है। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे किधर है, इनवर्ड। तो इसको थोड़ा सा 3D में आपको समझना पड़ेगा। तो 3D में अगर आप इसको देखोगे तो डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा, अगर मैं बना देता हूँ, है ना। तो जो जैसे मेरे पास ब्लॉक रखा है, ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको इस तरीके से। मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ बनाने का, तो समझ आ जाएगा आपको थोड़ा सा क्या कहानी चल रही है। तो ऐसे ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे कुछ कहानी होगी 3D में। इसको मैं थोड़ा सा फेस ऐसे करके बनाया है। तो 3G किधर लग रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ। ये मेरे पास है कितना, 30। ये G की वैल्यू अगर 10 रखोगे कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। और 40 न्यूटन किधर लगा है, अंदर की तरफ, यानी 40 न्यूटन किधर लग रहा है, इधर ये लग रहा है। इसको ऐसे दिखा दो उसने, तो अगर इसको थोड़ा सा साइड में, इसके साइड में अगर आप आगे देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये लगेगा 40, ये होगा 30। तो नेट फोर्स की वैल्यू किधर होगी, नेट फोर्स किधर होगा, इधर होगा नेट फोर्स। नेट फोर्स किधर होगा, इधर। और इस नेट फोर्स की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितनी होगी, तो मैं इधर कर देता हूँ उसको, ये हटा देता हूँ। तो यहाँ से अगर नेट फोर्स की वैल्यू में निकालना चाहूँ तो नेट फोर्स कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स आएगा मेरे पास √40² + 30²। यानी नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी यहाँ से कितनी आएगी, √ ये हो जाएगा 2500, ये आएगा, ये हो जाएगा 1600, ये आ जाएगा 900, तो इतना बचेगा। तो यहाँ से जो एफ नेट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एफ नेट आएगा मेरे पास 50 न्यूटन, एफ नेट आएगा 50 न्यूटन। तो इस डायग्राम में ध्यान से देखो, अगर मैंने नेट फोर्स यहीं पे निकाला, मैंने कितना है 50 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, देखो फ्रिक्शन फोर्स तो उसके अपोजिट में लगेगा। नेट फोर्स तो कितना है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ ना लग के कुछ डायगोनली लेगा यहाँ पे। और ये वैल्यू किसकी होगी, एफ मैक्स। ये मैंने कितना निकाला था, एफ मैक्स 50 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है 50 न्यूटन,
और अप्लाइड फोर्स नेट फोर्स कितना 15, तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा फ्रिक्शन, ये होगी कहानी। अब यहाँ से मैंने एक बात देखी कि जो नेट फोर्स की जो वैल्यू है मेरे पास वो किसके बराबर है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, कितनी है 50 न्यूटन। तो ये अभी वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, वर्ज, यानी ब्लॉक अभी मूव नहीं किया है, मूव करने वाला है। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी मेरे पास, वो आएगी 0 मीटर पर सेकेंड इसका, क्योंकि इस केस में दोनों कैसे हैं बराबर, अभी मोशन में नहीं आए। अगर मोशन में आ जाता, मोशन में कब आता, अगर इस नेट फोर्स की वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाती, अगर नेट फोर्स की वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाती तो उस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन इधर मानते, फिर नेट फोर्स माइनस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू टू, तो वो सारी कहानी यहाँ पे करनी पड़ती है। बट ठीक है, वो सब कंडीशन उसने नहीं दिए यहाँ पे, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा मेरे पास 0 होगा, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू इसके मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। तो ये वैल्यू यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, उसको नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, निकाल देता हूँ मैं घर से। देखते हैं क्या दिया सवाल में, तो क्वेश्चन आपको ये दिया है कि फाइंड रेंज ऑफ एफ so that a small block will be remain in equilibrium with respect to larger block. Range of f so that a small block will be remain in equilibrium with respect to larger block. तो सवाल आपको क्या है, डायग्राम कैसे दिया है, इस तरीके से दिया है, आपको डायग्राम इस तरीके से दिया है, ये आपको यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर रखा है ये ब्लॉक इस तरीके से, ये फोर्स मुझे दिया है, ये जो मास है बड़े वाले ब्लॉक का ये 4 किलोग्राम, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है 2 किलोग्राम, और एक कैसे लगी यहाँ पे पूरी इस तरीके से, और 2 किलोग्राम का जो ब्लॉक है उसको भी यहाँ से अटैच करके रखा है इस तरीके से, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स किधर लगा है, इधर, और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है यहाँ पर 0.5। इसी फोर्स की वैल्यू आपसे पूछिए कि मिनिमम कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम रेंज बतानी है इसकी, मिनिमम और मैक्सिमम, जिससे कि स्मॉल ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक इस कंडीशन पे रेस्ट की कंडीशन पर। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं कि देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए ट्राई किया होगा आपने, ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन, देखते हैं कैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको। तो देखो अगर 2 ब्लॉक है यहाँ पे, इसके ऊपर ये रखा है, तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि अगर एक मोशन, जिस भी ऑब्जेक्ट का मोशन यहाँ पे होगा उस पर उसको फ्रेम अगर मान के उस पर खड़े होकर अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं कैसे फ्रेम में चला गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और पूरी कंडीशन को क्या मान लेंगे, रेस्ट में मान लेंगे, और फिर वहाँ पे सूडो फोर्स भी एक्ट करेगा। तो सारी कहानी यहाँ पे करेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखते हैं करेंगे कैसे। सबसे पहले पूरे सिस्टम को एक मान के मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ उसका। तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अगर मैं लिखता हूँ F इक्वल टू m इंटू ए, तो ये हो गया F, टोटल मास कितना है 4 + 2 6 और प्लस 8 इंटू ए। ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए होगा यहाँ पे F/8 के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितना है यहाँ से F/8, ये मेरे पास आ गया। अब मैं सिस्टम को कहाँ से ऑब्जर्व करूँगा, देखो ये तो म्यू 0.5 है, ये मैं लिख देता हूँ। म्यू कितना हुआ यहाँ से, सरफेस का मुझे म्यू दिया है 0.5, ठीक है। सवाल के अंदर ही मैं थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होकर सिस्टम को ऑब्जर्व करोगे तो कैसे फ्रेम में चले गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि तो फोर्स लगा के मूव कर आ रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको कितना फोर्स से मूव कराएगी, इस रेंज को मुझे बताना है, इससे ब्लॉक इस पर रेस्ट की कंडीशन पे। तो देखो अगर ये यहाँ पे खड़ा हो गया, तो देखो ये यहाँ पे खड़ा हो गया, तो कैसे फ्रेम में चलेगा, नॉन इनर्शियल। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाएंगे तो टेंशन किधर लगेगा, टी इधर, टी इधर, टी इधर और टी इधर, और नीचे क्या लगेगा mg, यानी 2 × g। अब क्योंकि ये किस कंडीशन पे है, ये तो रेस्ट पे मैंने मान लिया, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, टेंशन बराबर होगा 2 × g, यानी टेंशन की बराबर किसके बराबर होगी, 20 न्यूटन के बराबर होगी। टी किसके बराबर होगा, 20 न्यूटन। अब देखो जरा यहाँ पे कहानी क्या होगी, और सूडो फोर्स कैसे एक्ट करेगा, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले गए मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एफ किधर जा रहा है राइट में, तो फ्रिक्शन सूडो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में। एक तो उसका मास और उसका एक्सेलरेशन सिस्टम का F/8
ऐसे तो एक्ट करता है सूडो फोर्स, तो कितना हो जाएगा 2F/8। अब देखो मिनिमम कंडीशन अगर फोर्स आप देखना चाहते हो तो 2 kg ब्लॉक का डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखो क्या होगा, टेंशन लगेगा T इधर और ये कितना हो रहा है 2F/8। तो मिनिमम फोर्स की अगर कंडीशन देखना चाहते हो तो मिनिमम मतलब लेके जाना चाहता भी लेके गया नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन का मतलब देखो जैसे ये ब्लॉक यहाँ पे है तो टेंशन फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, यानी इसको क्या करेगा, ये इधर फिक्स करके रखेगा और इधर ये मूव करना चाहता है लेकिन अभी मूव इसने नहीं किया, तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो लगेगी इधर, जो किसके बराबर होगी, F मैक्स के बराबर होगी। वो कितना होगा, μ/n। ठीक है, तो ये निकालेंगे, म्यू की वैल्यू वहाँ पे कितनी दी है मुझे इस सरफेस के लिए, वो दी है मुझे यहाँ पे 0.5। ठीक है, और नॉर्मल इसके लिए कितना होगा, देखो ये लगेगा 2g इधर, नॉर्मल किधर लगेगा ऊपर, तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी 2 × g के बराबर। तो यहाँ से जो F मैक्स होगा वो किसके बराबर होगा 0.5 × 2 × 10। पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना आएगा 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी 10 न्यूटन के बराबर होगी। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है 2F/8 निकालना है। तो ये मोशन करना चाहता भी मोशन में नहीं आया, तो टेंशन तो इधर ही लगेगा और ये लेके जाना चाहता है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे की तरफ। तो यहाँ से अगर मैं कंडीशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा 2F/8 प्लस ये होगा यहाँ पे 10 और इक्वल टू किसके बराबर होगा T के बराबर। तो यहाँ से 2F/8 प्लस 10 और टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी 20 के बराबर। तो 2F/8 ये कितना आएगा 10, इसको उधर लेके जाएंगे ये हो जाएगा 5। तो F की वैल्यू कितनी आएगी 40 न्यूटन के बराबर होगा। और ये फोर्स मेरे पास क्या होगा मिनिमम फोर्स होगा। देखो मिनिमम फोर्स होगा क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा, मतलब मैक्सिमम फोर्स टेंडेंसी किधर होगी 2 किलोग्राम ब्लॉक के जाने की, टेंडेंसी होगी राइट में, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा इधर की तरफ, क्योंकि मिनिमम कंडीशन में पूछना चाहता है, इसको जस्ट रोक के रखना चाहता है ये, तो टेंडेंसी इधर जाने की, और टेंडेंसी के अपोजिट क्या लगेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ से मिनिमम फोर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 40 न्यूटन। ये तो मैक्सिमम ही रहेगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसी कंडीशन पर इसको चेक करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम को, तो कितना आएगा 40 न्यूटन। तो ये नोट कर लो आप, फिर देखते हैं मैक्सिमम कंडीशन की कहानी क्या मिलेगी। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, चलिए तो इधर का ही मैं हटा देता हूँ, इसी में करके बता देता हूँ कि कैसे इसको देखेंगे। चलिए ये हटा देते हैं। तो मिनिमम फोर्स कितना है 40 न्यूटन। अब मैक्सिमम लिमिट देखते हैं मैक्सिमम कितनी मिलेगी यहाँ पे। तो देखो मैक्सिमम की कहानी ऐसे होगी, जैसे मैं 2 किलोग्राम ब्लॉक यहाँ पे बनाता हूँ, 2 किलोग्राम इधर से, तो टेंशन किधर लगेगा, टेंशन लगेगा T इधर, और 2F/8 किधर लगेगा, इधर लगेगा, 2F/8 किधर लगेगा इधर की तरफ। तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, देखो अब टेंडेंसी किधर है इसकी जाने की, अब ये इधर लेके जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी μ/n के बराबर। ये होगा यहाँ से 2g और नॉर्मल किधर लगेगा ऊपर की तरफ। तो 2F/8 लगेगा राइट में और ये किधर, ये लगेगा यहाँ पे लेफ्ट में, ये लगेगा राइट में। तो इधर जाना चाहता है मैक्सिमम कंडीशन के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स की टेंडेंसी किधर आएगी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, किधर मानेंगे इसको मानेंगे लेफ्ट में। तो यहाँ से बैलेंस करके अगर मैं लिखूँगा क्या लिखूँगा 2F/8 इक्वल टू T प्लस न्यू, और n की वैल्यू कितनी है 2g। तो 2F/8 टेंशन मेरे पास है 20, ये है 0.5 इंटू ये मेरे पास 20, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कट होगा यहाँ से। तो 2F/8 कितना आएगा 20 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 30। तो 2F की बराबर वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये हो जाएगा 240, यानी F मैक्सिमम जो मेरे पास आएगा किसके बराबर होगा 120 न्यूटन के बराबर होगा। यहाँ पे किसके बराबर होगा 120 न्यूटन, ये आएगा मेरे पास। तो यहाँ से अगर मैं रेंज लिखना चाहूँ, रेंज क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं ऊपर से हटा देता हूँ ये, तो रेंज अगर मैं लिखना चाहूँ फोर्स की, तो रेंज क्या आएगी मेरे पास, तो इसके बाद में उधर कर देता हूँ। तो रेंज जो आएगी 40 न्यूटन मेरे पास, ये होगा F, और ये कितना होगा 120 न्यूटन, ये रेंज आएगी और ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए जस्ट आपको ये सोचना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के बेस पे तो फोर्स मिनिमम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा और मैक्सिमम होगा तो किधर लगेगा, इस तरीके से आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे। इसको नोट करो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी है कि 120 न्यूटन, ये मेरे पास हो जाएगी रेंज। इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सवाल कुछ ऐसे ही है, इसी फॉर्मेट का है जैसा ये क्वेश्चन था। तो और इस फॉर्मेट में और कैसे सवाल आपसे पूछ सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के बेस पे, ठीक है, तो और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी सही से। तो सवाल आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, सवाल में आपको बोला है ये, सवाल में आपको क्या बोला है, फाइंड
म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक M2 and carriage block M2 and carriage mu between block M2 and carriage if blocks remain at rest with respect to carriage अभी डायग्राम देख लेंगे यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है। और M1 की वैल्यू कितनी दी है, M1 दिया है 7.5 M2, यानी रिलेशन दिया है दोनों मास का। अब डायग्राम कैसे दिया है, इस तरीके से दिया है, इधर ही बना देता हूँ मैं। ये डायग्राम मुझे दिया है इस तरीके से। इस बार उसने क्या बोला है, इस बार उसने M1 ब्लॉक को रखा है यहाँ पे और एक इस तरीके से कनेक्ट करके रखा है, और यहाँ पे रखा है M2। यहाँ पे किसको रखा है, M2 को रखा है। और ये जो कैरेज है किससे बढ़ रहा है आगे, G/7 एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस वॉल के और M2 के बीच में जो यहाँ पे म्यू होगा, उस म्यू की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, इतना थोड़ा सा डायग्राम बना के आप कर सकते हो इसको, सूडो फोर्स वगैरह अप्लाई करके, ठीक है। तो ट्राई करो, फिर देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ट्राई क्या होगा आपने, तो देखते हैं। तो दोनों मास का मुझे रिलेशन दिया M1 = 7.5 और यहाँ पे दिया M2, ये दिया M1 और यहाँ पे M2, दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, उससे सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसी के अंदर मैं बना देता हूँ, तो नोट कर लिया होगा सवाल आपने। देखते हैं इसी के अंदर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, देखो कैसे बनेगा। तो देखो कहानी कैसे होगी, ये मैं हटा देता हूँ उधर से। तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा यहाँ पे, ये वॉल यहाँ से कनेक्ट होगी और यहाँ पे क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, यहाँ पे म्यू रहेगा। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो रोप एक है, तो टेंशन T लगेगा इधर, टेंशन T लगेगा इधर, ये कहानी होगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो देखो अगर मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर चला जाता हूँ, तो इसका एक्सेलरेशन ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, और इधर क्या लगेगा M1, और एक्सेलरेशन कितना होगा G/7। ये बात समझ आ रही है। M2 अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मोशन के, तो M1 G/7 ये हो जाएगा टेंशन। तो यहाँ से अगर मैं T की वैल्यू लिखना चाहूँ, इसकी वैल्यू T की, तो T की वैल्यू क्या लिखूँगा यहाँ से, T किसके बराबर होगा, T होगा M1 G/7। टेंशन की वैल्यू इसके बराबर होगी ऊपर वाले ब्लॉक के लिए। अब नीचे वाले ब्लॉक के लिए देखो कहानी क्या होगी, नॉर्मल लगेगा किधर, इधर की तरफ, और G/7 किधर लेगा, M2 G/7, ये किधर लेगा, इधर की तरफ लेगा। N = M2 G/7 किधर लेगा, इधर। और देखो अब ये एक्सेलरेशन अगर इधर है G/7 लेफ्ट में, तो ये टेंशन इधर होगा, और M2G किधर लगेगा, नीचे। M2G लगेगा नीचे। अब अगर ये मोशन लेफ्ट में है, तो ये ब्लॉक को किधर लेना चाहेगा, M2 ऊपर की तरफ ले जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, μ × N2 के बराबर। समझ आ रही होगी ये बात। मैंने यहाँ पे इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से किया, तो सूडो फोर्स किधर लेगा, M1 पे, पीछे की तरफ। ये पीछे लेगा तो M2 ब्लॉक को किधर लेकर जाना चाहेगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, और M2G लेगा नीचे, टेंशन होगा ऊपर। तो अगर लेफ्ट में जाना चाहेगा तो कोफिशिएंट लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लेगा, मोशन के अपोजिट में, यानी μ × नीचे की तरफ। और किस कंडीशन में रहेगा सिस्टम, रेस्ट पर रहेगा। अब अगर यहाँ से इक्वेशन में लिखना चाहूँ M2 के लिए, तो M2 के लिए क्या लिखूंगा कि टेंशन = किसके बराबर होगा, μ × N2 और प्लस M2G। यही कहानी होगी भाई। T = की होगा μ × और प्लस M2G वर्टिकल के केस में, और ठीक है लिख सकते हैं। और T की बराबर वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर, यानी M1 G/7। टेंशन में निकाल चुका हूँ यहाँ से M1 G/7, और यहाँ पे म्यू क्या है, इस कैरेज और M2 के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। N2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो यहाँ से अगर मैं N2 लिखना चाहूँ, ये वाला N2, तो N2 किसके बराबर आएगा, यहाँ से N2 किसके बराबर होगा, M2 G/7, M2 G/7 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या लिखूँगा, M2 G/7 लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा, M2 × G के बराबर। M1 ये कहानी मैंने लिख ली। अब M1 का रिलेशन मुझे दिया 7.5 M2, यहाँ पे रखेंगे 7.5 M2 G/7 = μ M2 G/7 प्लस M2 × G, ये होगा। M2G से M2G यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे बचेगा 7.5 / 7, कितना बचेगा, 7.5 / 7 = ये बचेगा μ/7, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 1। ये बात होगी। अच्छा, ये हटाएंगे यहाँ से 7.5 M2। अच्छा, ये बचेगा यहाँ से। तो देखो इसको एक काम करते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं, तो μ/7
अच्छा एक काम करते हैं, 7 से इसको कट कर देते हैं। अगर 7 से यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना होगा 7.5, ये होगा यहाँ पे म्यू, और प्लस ये कितना बचेगा 7 बचेगा। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 7.5 माइनस 7, तो म्यू कितना आएगा यहाँ से 0.5 के बराबर आएगा। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले इस केस में कंडीशन को लिखा, फिर m1 की वैल्यू रिलेशन से यहाँ पे लिखी 7.5 m2, m2g से m2g कैंसिल आउट, और वहाँ से 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7.5 म्यू, और यहाँ पे कितना बचेगा 7, इसको उधर लेके जाओगे कितना बचेगा 0.5, तो मेरे पास आएगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो बराबर होगी 0.5 यानी कैराज और m2 के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेगा कितना लेगा 0.5। ये मेरे पास होगा फाइनल आंसर। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 0.5। तो ये मैं हटा देता हूँ उधर से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है। देखो जरा, तो एक क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे इस तरीके से, ये सवाल दिया है। ठीक है, तो जैसे ये सरफेस आपको दिए इधर इस तरीके से, ये दिया आपको, ठीक है, और यहाँ पे एक लगी है पुली इस तरीके से, यहाँ पे दूसरी पुली कनेक्ट है यहाँ पे, इससे फिर यहाँ पे एक ग्राउंड दिया है मुझे इस तरीके से, ग्राउंड फ्रेम दिया है, और यहाँ पे भी एक सेकंड पुली कनेक्ट है यहाँ पे। तो इससे फिर इसको कनेक्ट करके रखा है रोप को ऐसे, और यहाँ पे छोटा सा लगा एक प्लेटफॉर्म, ये लगा है प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे एक मैन यहाँ पे इस तरीके से खड़ा है, और रोप को वह ऐसे यहाँ पे खींच रहा है ऊपर से, एक रोप ऐसे सिंपल, उसको कैसे खींच रहा है इस तरीके से। और मैन का जो मास है वो है मेरे पास कैपिटल एम, और इसका है स्मॉल एम, और इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दिया है मुझे म्यू। तो आपको क्या बताना है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन प्लेटफॉर्म विल नॉट बी मूव, है ना। तो टेंशन की वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी जिससे कि जो फ्लोर है ये मूविंग कंडीशन में ना पहुंचे। तो इसको ट्राई करो क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पूरी रोप एक ही कनेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरी रोप एक ही है पूरे सिस्टम में। तो कैसे करेंगे इसको, देखो तो करने का तरीका क्या है। सबसे पहले करने का तरीका ये है, अच्छा देखते हैं इसको। सबसे पहले 3 बॉल डायग्राम बना लेते हैं। तो टेंशन किधर लेगा, टी ऊपर, टेंशन टी ऊपर, क्योंकि रोप है क्या, टेंशन टी इधर, टेंशन टी इधर, टेंशन टी इधर, टेंशन टी इधर, और टेंशन टी इधर, ये होगा। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों का 3 बॉल डायग्राम अलग अलग बनाना चाहता हूँ, तो देखो एक तो मैन और प्लेटफॉर्म के बीच में कॉन्टैक्ट है, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहाँ से, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन आएगा ग्राउंड और प्लेटफॉर्म के बीच में। तो अगर मैन का 3 बॉल डायग्राम मैं बनाना चाहता हूँ, ये बात कहानी समझ आ गई सबको, मैन का 3 बॉल डायग्राम। तो मैन जब टेंशन इसको खींचेगा तो टेंशन क्रिएट होगा, मैन के ऊपर भी आएगा ऊपर टेंशन, देखो ड्यू टू एक्शन और रिएक्शन। तो मैन के ऊपर टेंशन फोर्स की वैल्यू किधर आएगी, ऊपर की तरफ। अच्छा, इसका जो mg होगा, क्योंकि इसका मास कितना है, कैपिटल है, ये होगा mg। और जब एक ग्राउंड के ऊपर जैसे ही आया होगा प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाया होगा नॉर्मल नीचे, और प्लेटफॉर्म ने भी पलट के मैन के ऊपर नॉर्मल किधर लगाया होगा, ऊपर की तरफ। उसको बोल देता हूँ मैं n1, क्या बोल देता हूँ n1। ये कहानी होगी। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, n1 प्लस टी इक्वल टू कैपिटल m इंटू जी। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अगर प्लेटफॉर्म का मैं 3 बॉल डायग्राम बनाना चाहता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, इसका 3 बॉल डायग्राम कैसे बनेगा, देखो टेंशन लगेगा टी इधर। तो अगर ये मूव ना करना, अगर आप ये मूव ना कर चाहते हो कि ये प्लेटफॉर्म मूव ना करे, तो टेंशन फोर्स तो लग रहा है इधर, तो उसको रोकेगा कौन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू इंटू n2। n1 कॉन्टैक्ट फोर्स है प्लेटफॉर्म मैन के बीच में, n2 है ग्राउंड और प्लेटफॉर्म के बीच में। अब देखो यहाँ पे इसका mg लगेगा नीचे, स्मॉल mg, और जैसे इसके ऊपर आया होगा तो n1 इसके ऊपर किधर लगा होगा, नीचे, और n2 किधर लगा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। ये कहानी होगी। जैसे प्लेटफॉर्म यहाँ पे होगा तो mg लगेगा नीचे, और n1 मैन की वजह से किधर आएगा, नीचे की तरफ, और मैन के ऊपर किधर आएगा, ऊपर, और ग्राउंड इसके ऊपर कितना नॉर्मल लगाएगा, n2 ऊपर की तरफ। तो इस केस में अगर मैं बैलेंस कंडीशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, n2 इक्वल टू स्मॉल mg प्लस n1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। और हॉरिजॉन्टल में t इक्वल टू म्यू इंटू, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन मुझे यहाँ से मिलेंगी। मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, टेंशन की वैल्यू बतानी है। समझ में आ रही इतनी बात। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब करेंगे ये कि, अच्छा इसको आप लिख लो, मैं इधर सोल्व करके इसको बता देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, डायग्राम आपने बना लिया हुआ, इधर इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो, तो मुझे टेंशन की वैल्यू बतानी है कितनी होगी,
किसकी वैल्यू बतानी है टेंशन की, ये मेरे पास कितना है, ये तो मेरे पास सिंपल है n1। अब देखो जरा, तो अगर मैं यहाँ से n1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से n1 की वैल्यू अगर यहाँ पे रखता हूँ तो 2 में रखता हूँ तो देखो क्या होगा, n2 होगा मेरे पास इक्वल टू mg प्लस, यहाँ से n1 की वैल्यू 2 में रखना चाहता हूँ मैं, तो n2 इक्वल टू mg प्लस n1 की वैल्यू यहाँ से कितने की, कैपिटल mg माइनस t, ये आएगी वैल्यू। अच्छा, अब इस t की वैल्यू जो यहाँ से n2 की जो वैल्यू है वो मुझे मिल गई। अब इस n2 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में मैं रखता हूँ, है ना, इक्वेशन 3 में रखते हैं, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू mg प्लस कैपिटल mg माइनस टी। कुछ नहीं किया मैंने, पहले इक्वेशन 1 की वैल्यू n1 की यहाँ पे रखी, मुझे मिल गया n2, और उस n2 की वैल्यू को मैंने थर्ड में रखी तो मुझे मिल गई ये इक्वेशन। अब यहाँ से देखते हैं कितनी वैल्यू मिलेगी, तो t इक्वल टू म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू mg म्यू कैपिटल mg माइनस म्यू इंटू टी, इसको उधर लेके जाएंगे तो t कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस म्यू, ये कितना बचेगा म्यू mg प्लस म्यू कैपिटल mg, ये कहानी होगी। तो यहाँ से जो टी मैक्स मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा टी मैक्स मिलेगा मुझे यहाँ से म्यू mg, अच्छा यहाँ से म्यू और g कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, म्यू g, तो कितना बचेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M और डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है मैक्सिमम टेंशन, यानी इतना टेंशन फोर्स तो आपको चाहिए, इससे ज़्यादा का टेंशन होगा तो प्लेटफॉर्म स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। ये टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू जी स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू। इस मैक्सिमम टेंशन पे आपको जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। उससे ज़्यादा टेंशन की वैल्यू अगर होगी तो प्लेटफॉर्म क्या करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर देगा। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, जैसे आपने अलग अलग सिस्टम यहाँ पे माना है तो पूरे होल सिस्टम को भी आप एक मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पूरे सिस्टम को एक मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी बड़ा आसान है। तो ये नोट कर लो आप, उसके बाद सेकंड मेथड से भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे यहाँ पे सॉल्व इसको करेंगे, नोट कर लो आप। चलिए लिख लिया होगा आपने, तो देखते हैं सेकंड मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं, ये मैं डाल देता हूँ उधर से। देखो जरा, तो जैसे मैन और प्लेटफॉर्म दोनों को एक जगह ही मान लेते हैं हम, पूरे सिस्टम को अगर एक सिस्टम मान लेता हूँ मैं, जैसे मैन होगा यहाँ पे, तो पूरा क्या लगेगा m प्लस कैपिटल mg लगेगा इधर, टेंशन होगा t इधर, और इसके ऊपर n2 किधर लगेगा ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इधर, ये कहानी होगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर टेंशन किधर लग रहा है, एक ये टेंशन तो उसके ऊपर लग ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बैलेंस करके लिखेंगे t प्लस n2 इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, ये होगा टेंशन इक्वेशन वर्टिकल के केस में। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, t इक्वल टू f को क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू n2 की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, t इक्वल टू म्यू n2, यहाँ से कितना आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M g माइनस टेंशन t, ये कहानी होगी। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, यहाँ से देखो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू तो रहेगा बाहर स्मॉल m g प्लस कैपिटल mg माइनस टी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, t इक्वल टू म्यू, t इक्वल टू, अच्छा ये म्यू को मल्टीप्लाई करेंगे t कॉमन आ जाएगा 1 प्लस म्यू, यहाँ पे बचेगा ये आएगा म्यू g कॉमन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, म्यू g स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू। यहाँ पे मुझे टेंशन की वैल्यू सेम मिलेगी जैसे मैंने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट के अंदर किया था। इससे पहले वाले मेथड में जो किया था वहाँ भी टेंशन की वैल्यू सेम आई थी और यहाँ पे भी सेम आई थी। तो दोनों केस में आप किसी भी, चाहे तो पूरे को होल सिस्टम को एक मान लो या फिर अलग अलग करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो ये आप नोट कर लो, ये मेरे पास होगा मैक्सिमम टेंशन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे इसको सोल्व करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये यहाँ से सेकंड मेथड से भी मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है, ये आपको दिया है इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इस तरीके से यह एंगल थीटा और ये लेंथ मुझे दी है L, ये m मास का ब्लॉक दिया है इधर और आपसे बोला है फाइंड लीस्ट टाइम ऑफ स्लाइडिंग, लीस्ट टाइम ऑफ स्लाइडिंग फॉर गिवन
एंगल थीटा। क्या पूछा है? फाइंड लीस्ट टाइम ऑफ स्लाइडिंग फॉर गिवन एंगल थीटा। यानी जो एम मास का ब्लॉक है कितने मिनिमम टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, उस मिनिमम टाइम की मुझे वैल्यू बतानी है फॉर गिवन एंगल थीटा। यानी किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे देखो जरा ध्यान से। देखो अगर ये लेंथ एल है, ये थीटा है, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बचेगा यहाँ से? ये वाली लेंथ कितनी बचेगी? यहाँ से बचेगा एल सेक थीटा। कितना बचेगा? एल सेक थीटा। कर सकते हैं बाय ज्योमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये थीटा है, ये एल है, कितना बचेगा? एल सेक थीटा। ये कितना आएगा? ए नीचे आएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दिया है म्यू, तो ब्लॉक के केस में नीचे क्या लगेगा? एम जी साइन थीटा, और अपोजिट क्या लगेगा यहाँ पे? म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। क्यों लगेगा? क्योंकि एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा इधर, N2 किधर आएगा? ऊपर की तरफ। ये सब हम करते आ रहे हैं, तो इसलिए बार बार मैं नहीं बना रहा हूँ, बस सिंपल ये बताया एम जी साइन थीटा कंपोनेंट करेंगे एम जी का इधर, एम जी कॉस थीटा इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन आएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? एम जी साइन थीटा नेट फोर्स माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू ए, ये लिखेंगे। अगर यहाँ से m कैंसिल आउट कर देता हूँ तो कितनी वैल्यू बचेगी यहाँ से? कि a बचेगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन आएगा मेरे पास, जो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, नहीं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आने में कितना कम से कम टाइम लगेगा, वो किस फॉर द लीस्ट एंगल डिफाइंड द एंगल ऑफ थीटा, फाइंड द लीस्ट टाइम ऑफ स्लाइडिंग फॉर अ गिवन एंगल थीटा, मुझे बताना है। तो एक रिलेशन यहाँ पे बताना है लीस्ट टाइमिंग के लिए। तो देखो a मेरे पास आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक कि मैं इक्वेशन लगाना चाहूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाएंगे? क्योंकि वैल्यू तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट, म्यू भी कांस्टेंट, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये लगा सकते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है? एल सेक थीटा, इनिशियल वैल्यू से टी है 0, और ये होगा ए टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी? टी आएगा अंडर रूट 2l सेक थीटा डिवाइड बाई, ये आएगा ए की वैल्यू कितनी है? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये मुझे क्या मिला? ये मुझे मिला यहाँ पे टाइम अंडर रूट 12 सेक थीटा डिवाइड बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अगर मैं टाइम को मिनिमम करना चाहता हूँ फॉर द गिवन एंगल थीटा, तो मैं क्या करता हूँ? इस डी टी स्क्वायर बाई डी थीटा को कितना कर लेता हूँ? 0 कर लेता हूँ, है ना भाई। होगा तो एक्चुअल में ये कि डी टी बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 के बराबर होगा। लेकिन फॉर द मिनिमम कंडीशन कैलकुलेशन ईजी होने के पर्पज से मैं इसको क्या मान लेता हूँ? स्क्वायर में कर लेते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे और इसको एक टर्म मान लेंगे, और थीटा के रेस्पेक्ट में इसको किसके बराबर रख लेंगे? 0 के बराबर रख लेंगे। तो देखते हैं यहाँ से क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये मिनिमम कंडीशन, क्योंकि टाइम को क्या करना चाह रहा है? लिस्ट करना चाह रहा है फॉर द गिवन एंगल थीटा। ये मैं हटा देता हूँ इधर से। चलिए देखते हैं क्या वैल्यू मिलेगी। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इधर। तो डिफ्रेंशिएट किसको करूँगा? टाइम को। तो अगर ये टी स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये कितना आएगा? ये बचेगा जी साइन थीटा और माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इसका करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, ये बचेगा। तो ये वाली टर्म तो ऊपर रहेगी एज इट इज़। ये कितना होगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना होगा? 2l सेक थीटा। तो l तो कांस्टेंट है, उसने खुद बोला कि लेंथ को कांस्टेंट रखना है, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा ये होता है मेरे पास, और माइनस 2l सेक थीटा रहेगा एज इट इज़। ठीक है, सेक थीटा क्या रहेगा? एज इट इज़। मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है, हटा देता हूँ मैं इधर से। तो देखो माइनस 2l सेक थीटा और इक्वल टर्म मेरे पास बची। ठीक है, 12 सेक थीटा। अब ये जो टर्म मेरे पास बची है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हटा के मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करने के बाद 12 सेक थीटा, इसका कितना होगा? जी साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू, और जी और कॉस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। तो ये लिख सकते हैं म्यू जी साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। भाई एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो रूल होता है। फिर पहले वाली टर्म को लिखेंगे एज इट इज, दूसरी वाली टर्म का करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको जब इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये आएगा मेरे पास। जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा? टेन थीटा। क्योंकि जब इसको इक्वल लेके आएंगे 2l सेक थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा? जी कॉस थीटा प्लस म्यू जी साइन थीटा, ये वैल्यू बचेगी यहाँ से, जी कॉस थीटा प्लस म्यू जी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, भाई टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और माइनस म्यू जी ये बचेगा यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू ये कितना आएगा? जी कॉस थीटा प्लस म्यू जी साइन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँगा जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस म्यू जी साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वाली क्वांटिटी इधर जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस म्यू जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचेगा। इसको इधर लेके आएंगे इस वाली टर्म को, तो कितना बचेगा जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जी साइन स्क्वायर थीटा, जी कॉस स्क्वायर थीटा जी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा प्लस 2 म्यू जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या बचेगी, जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये बचेगा कॉस 2 थीटा प्लस ये कितना आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा म्यू साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। भाई जी कैंसिल आउट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी बचेगी, tan 2 थीटा यहाँ पे आएगा मेरे पास, tan 2 थीटा कितना आएगा, म्यू साइन थीटा को इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -1 बाय म्यू, कितना आएगा tan 2 थीटा -1 बाय यू, यानी 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 थीटा आएगा यहाँ से, है ना, 2 थीटा कितना आएगा यहाँ से, 2 थीटा आएगा tan इनवर्स -1 बाय म्यू, तो थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं और थीटा भी निकाल सकते हैं, 1/2 हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2 tan इनवर्स -1 बाय म्यू, ये एग्जैक्ट यहाँ पे होगा एंगल, ठीक है। तो मिनिमम एंगल के लिए जो कंडीशन मेरे पास निकल के आएगी एंगल की कितना है कि 1/2 tan इनवर्स -1 बाय म्यू, तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं देखते हैं इसके बाद, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया मिनिमम एंगल कितना, tan इनवर्स -1 बाय म्यू, तो ये नोट कर लो आप, ठीक है। चलिए, तो ये था मेरे पास फ्रिक्शन के बारे में, एंगल ऑफ रिपोज और फ्रिक्शन के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रह गए थे अच्छे, वो सब मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करा दिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक ऑन ब्लॉक की प्रॉब्लम जो होगी उसको यहाँ पे सोल्व करेंगे और देखेंगे कैसे अगर 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक एक साथ रहते हैं तो उस केस में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे एक्सेलरेशन फ्रिक्शन उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।